चलो अच्छा देखो, एक छोटी सी नोट्स क्या है हमने बनाई है। एक बार हम चाह रहे हैं, एक बार तुम लोग क्या करें, एक बार दिखा दें और इसको फिर तुमको क्या करना है। मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो हम लोगों ने देखी हैं अभी तक वो सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। यस सर। तो एक बार इसका अब जैसे अच्छा एक चीज़ अब जैसे ये डॉक्यूमेंट कौन प्रिपेयर किया है? हम ना बीए नहीं किया भाई, हम किए हैं। एक नोट्स है ये जो कौन प्रिपेयर किया है? हम प्रिपेयर किए। एक सिंपल नोट्स है, जितने टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उनको लेके अब हम तुमको क्या कर रहे हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम तुम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान के चलो ये भी एक क्या है, मीटिंग है। जनरली बीए भी यही होता है। बीए जो रिक्वायरमेंट लिखता है अकेले बताता है ना, और इसके बाद पूरी टीम मिल क्या करती है, उसको सुनती है। और ऐसी मीटिंग को बोलते हैं क्या, वॉक थ्रू मीटिंग। क्या वॉक थ्रू, जहाँ डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाला, जहाँ चीज को बनाने वाला खुद चीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, और पूरे टीम को उससे क्या करता है, मतलब पूरी टीम को उसके बारे में बताता है कि क्या है, क्या बनाया गया है, कैसे बनाया गया। इस टाइप की मीटिंग को हमेशा क्या कहते हैं, वॉक थ्रू मीटिंग। ठीक है, चलो ये तो ऐसी बात हो गई, एक वर्ड है। लेकिन ये देखो, अच्छा सबसे पहले क्या है, वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। तो तुम लोग ये बेसिक सी बात जानते ही हो, और यही इसमें बताया भी गया है। चाहे तुम ये व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, चाहे जो यूज़ कर रहे हो, जब भी तुम यूज़ करते हो, तो जैसे अगर हम यहाँ से एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग क्या हैं, क्लाइंट हैं। हम क्या हैं, क्लाइंट हैं। और जैसे ये जो वेब बेस्ड, और यार सबसे बड़ी बात समझना, 99% जो दुनिया है वो क्या है, वेब बेस्ड है। सॉफ्टवेयर लोग चाहते हैं क्या, वेब बेस्ड। क्या बेनिफिट है बताओ अच्छे वेब बेस्ड का, सबसे बड़ा बेनिफिट बताओ। सब बिना एप्लीकेशन डाउनलोड किए ही चलेगा। हाँ देखो, एक तरह से सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो होते हैं, चाहे अमेजन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, वो तुम्हें अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। वो एक सिस्टम पे सर्वर पे इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। इसके बाद उसको पूरी दुनिया क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। पहली चीज, एक बेनिफिट। अच्छा एक दूसरा बेनिफिट जरा सोचो, अगर मान लो फ्लिपकार्ट विंडो बेस्ड एप्लीकेशन रहा होता, मतलब वहाँ क्लाइंट सर्वर वाली बात नहीं रही होती, और फ्लिपकार्ट विंडो बेस्ड एप्लीकेशन रहा होता, तो क्या नुकसान होता? अगर ऐसा होता, ध्यान से सुनना इस बात को, फ्लिपकार्ट एक एप्लीकेशन है। यस सर। और वो एप्लीकेशन अभी आपके पास वेब बेस्ड है। अगर मान लो फ्लिपकार्ट वेब बेस्ड के बजाय एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन रहा होता है, जैसे तुम्हारा MS ऑफिस है, जैसे कौन है, MS ऑफिस है, जैसे तुम्हारा पेंट है, जैसे तुम्हारा MX प्लेयर है, ऐसा कोई क्या होता है, एक वो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब वो जो सिस्टम पे डाउनलोड किए जाते हैं और इंस्टॉल किए जाते हैं, और उनको चलाने के लिए एक तरह से मान के चलो, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं जिनको चलाने के लिए नेट की ज़रूरत नहीं। जैसे MS ऑफिस है, चलाना है तो मान लो फ्लिपकार्ट को उन्होंने ऐसा बनाया होता, ध्यान सुनना, फ्लिपकार्ट को ऐसा बनाया होता कि नेट की ज़रूरत नहीं होती, अपने सिस्टम पे आप इंस्टॉल करते और यूज़ कर लेते, तो क्या ये बात सही होती? यूजर्स कम हो रहे थे उसके से। अरे यार फ्लिपकार्ट हम इंस्टॉल करके क्या करेंगे बिना नेट के, सारी दुनिया तो नेट पे ही चल रही है, जब तक हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फ्लिपकार्ट अच्छा मान लो अपने सिस्टम पे डाल लें, हम अपना फ्लिपकार्ट डाल लें, अरे हम थोड़ी सामान बना रहे हैं, बात समझो। यहाँ एक कंसेप्ट जब समझो, एक वर्ड जिसे बोलते हैं क्या, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। क्या, सेंट्रलाइज्ड का मतलब जहाँ कोई एक क्या हो, केंद्र हो, और उससे फिर बहुत सी, जैसे तुम्हारा ये देखो, तुम्हारा ये google.com क्या है, amazon.com क्या है, amazon.com एक जगह है सर्वर पे, वही क्या है, वो सेंटर है, और सब लोग जितने भी दुनिया में यूज करने वाले कौन है, अमेजन, सब उसी सर्वर से जुड़ते हैं। यार यही तो फायदा है। जैसे मान लो अमेजन है, अमेजन में मान लो कोई प्रोडक्ट 10 दिख रहा है, अगर हम खरीद लिए तो वेब बेस्ड है ना, हम खरीद लिए, सिस्टम ने अपडेट कर लिया, आप सामान कितना बचा है, 9 है ना। मतलब एक बात समझ रहे हो,
फ्लिपकार्ट जैसे एप्लीकेशन को वेब बेस्ड होना ही पड़ेगा। जैसे मान लो चाहे ये है इंडियन रेलवे है, मान लो वेब बेस्ड एप्लीकेशन नहीं रहता, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन रहता, तो अपने घर से ट्रेन चला रहे हो, ट्रेन बुक कर लेते यार। चलाने वाला तो कोई एक ही है ना, IRCTC चला तो वो रहे हैं ना, इंडियन रेलवे चला रहा है ना। और यूज करने वाले हमारे जैसे तुम्हारे जैसे कितने हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो ट्रेवल करते हैं, जो टिकट क्या करना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं। तो यूजर्स करोड़ों हैं, लेकिन सिस्टम तो एक ही है ना, ट्रेन का मैनेजमेंट तो एक ही है। तो यहाँ यही बेस्ट है क्या, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। कई फायदे हैं। सबसे बड़ी बात है ना, जैसे कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं और हम चाह रहे हैं वो सर्विस हम कई लोगों को दें, तो जनरली हम क्या बनाएंगे, वेब बेस्ड। हम क्या बनाएंगे इसीलिए देखो सारे एप्लीकेशन जनरली क्या बनते हैं, वेब बेस्ड। उनका कंसेप्ट यही है कि यूज़ करने वाले हजारों हैं, जिनको बोला जाता है क्या, क्लाइंट। और पीछे एक सिस्टम है जहाँ देखो वो जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है वो भी कोड लिख के बना है। वो कैसे बना है, कोड लिख के बना है, डेवलपर्स ने बनाया है और उसको डाल दिया है एक कंप्यूटर पे, जिसको क्या बोलते हैं, सर्वर ना। दुनिया में लाखों करोड़ों क्या है, क्लाइंट है। और देखो ऐसा नहीं दुनिया में एक ही सर्वर है, मतलब जैसे हाँ फ्लिपकार्ट का एक ही सर्वर, अमेजन का एक ही है, मान के चलो। हर सॉफ्टवेयर का, हर एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन का अपना एक पर्सनल क्या होगा, सर्वर होगा। और वो उसका मतलब क्या है, वो भी एक कंप्यूटर पर है। अच्छा देखो यही है इसमें। देखो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो कैसे, जनरली गूगल क्रोम से ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउज़र। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र बोलते हैं। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र है। तो हम लोग इंटरनेट ऐसे यूज करते हैं ना, हम लोग ब्राउज़र यूज करते हैं। ब्राउज़र पे कोई क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अभी यहीं आए हम और आए और कम्युनिटी पे क्या किए, क्लिक कर दिए। जैसे ही ब्राउज़र पे हम क्या परफॉर्म किए, एक्शन। देख लो ये घूम रहा ऊपर ना, तो तुरंत यहां से क्या गई है, रिक्वेस्ट। याद रखना हम लोग क्लाइंट हैं, हम लोग नहीं, रिक्वेस्ट गई है। कोई भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे देखो आए हम यहाँ पे क्या किए, या अभी देखो, अरे ऐसा नहीं रिक्वेस्ट भेजना कोई बहुत बड़ा काम है। हम आए जैसे मान लो कहीं, किसी भी एप्लीकेशन पे आओ, अगर हम आए यहाँ वीडियो एडिटर है ना, इस पे क्या करें, क्लिक करें। देखो कई बार जब क्लिक करोगे, ध्यान देना, ये यहाँ ऊपर कुछ घूमने लगेगा। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट जा रही है। कहाँ, सर्वर पे। हो सकता है ये जो ए पावर सॉफ्ट कंपनी हो, एक अमेरिकन कंपनी हो, इनका सर्वर कहाँ होगा, अमेरिका में। लेकिन रिक्वेस्ट भेजने की जगह कौन सी, ब्राउज़र ही तो थी। यही क्रोम के सहारे तुरंत रिक्वेस्ट कहाँ गई, सर्वर पे, अमेरिका। इसलिए देखो यहाँ लिखा है, ब्राउज़र से कहाँ गई, सर्वर पे। अब सर्वर पे क्या है, अब एक नया वर्ड तुम लोग कहोगे सर जी ये क्या लिखा हुआ है, बिजनेस लॉजिक। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा वर्ड लग रहा होगा। अच्छा ये बताओ, बिजनेस लॉजिक का मतलब है जो सॉफ्टवेयर है वो किसी बिजनेस, किसी काम के लिए बनाया गया है कि नहीं बनाया गया। तो वो सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करेगा। लॉजिक का मतलब है कैसे, लॉजिक का क्या मतलब होता है, तर्क। तर्क का मतलब होता है कि भाई सही पे सही रिस्पॉन्ड करना और गलत पे आपको मैसेज देना या एरर देना, इस तरह से रिस्पॉन्ड करना ना। बिजनेस लॉजिक का मतलब वही है यार, जो डेवलपर क्या लिखता है, कोड लिखता है। डेवलपर कोड लिखता है ना, क्यों लिखता है यार, उसको सपना थोड़ी ना आ रहा कोड लिखने का। उससे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट का एक नाम हम लोग और देते हैं क्या, बिजनेस। हम लोग क्लाइंट को कई बार बोलते हैं क्या, बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। अब एक सॉफ्टवेयर में क्या होता है, उसके बिजनेस का लॉजिक ही तो होता है कि भैया इस सिचुएशन पे ऐसा करना है, उस सिचुएशन पे वैसा करना है। तो जो एक सॉफ्टवेयर काम करता है उसके लिए एक अंग्रेजी, देखो यार तुमको कई पर्यायवाची मिलेंगे, बातें अलग अलग नहीं है, लेकिन तुमको क्या मिलेंगे, अब कई पर्यायवाची मिलेंगे। जैसे एक वर्ड आ गया क्या, बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक का मतलब है यार कि एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी। लॉजिक होता है ना एप्लीकेशन में, सही यूजर नेम पासवर्ड डालते हो तो लॉगिन हो जाते हो, गलत डालते हो तो नहीं हो पाते हो। मोबाइल नंबर 9 अक्षर का डालते हो तो एरर आती है।
होता है कि नहीं तुम्हारे साथ? ये क्या है? यही तो उस बिजनेस का क्या है लॉजिक है कि इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए, और वही काम तो डेवलपर करता है। मतलब एक तरह से कहें, ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाती है कहाँ, मतलब ब्राउजर मतलब क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है कहाँ, सर्वर के पास। सर्वर पे डेवलपर का कोड है। कोड किस लिए लिखा है? बिजनेस लॉजिक के लिए। किसके लिए लिखा है? बिजनेस लॉजिक के लिए। कोड किसके लिए लिखा है? बिजनेस लॉजिक के लिए, कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मतलब ये जो बिजनेस लॉजिक है, मतलब समझ लो क्या है, डेवलपर का कोड है। अच्छा, अब एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, अब एक तुम सॉफ्टवेयर क्या करते हो, यूज़ करते हो। जैसे तुम जाते हो फेसबुक पे, फ्रेंड्स नाम की बटन दिखती है, फ्रेंड्स नाम का लिंक दिखता है। जैसे तुम फ्रेंड्स लिंक पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, वैसे ही देखो ऊपर घूमने लगता है या कुछ ऐसा होता है। तुरंत क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है कहाँ, सर्वर के पास। सर्वर पे डेवलपर ने क्या लिखा है, कोड लिखा है, बिजनेस लॉजिक लिखा है, क्या करना है और क्या नहीं करना। ये भी बात समझ में आ रही है? अब उसको समझ में आता है कि इसको चाहिए क्या, फ्रेंड्स। अब जानते हो ना, एक सॉफ्टवेयर का जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, उनका जो डेटा होता है कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस में। याद रखना, हर एप्लीकेशन में क्या होता है, डेटाबेस होता है। भाई फ्रेंड्स कहाँ से लेके आएगा, मेरे कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, ये कहाँ रखा है, डेटाबेस। हर सॉफ्टवेयर के पास क्या होता है, हर एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन के पास क्या होता है, जनरली डेटाबेस होता है, जहाँ सारी डिटेल क्या करता है, वो स्टोर करता है, तो आके देता है। और फिर इसके बाद वो क्या करता है, डेटाबेस से निकालता है मेरे दोस्तों के नाम। मेरे मान लो 350 दोस्त है, तो डेटाबेस में है 350 की डिटेल। वो 350 दोस्तों के नाम और डिटेल क्या करता है, निकालता है। कौन ये कौन कोड लिख रहा है, ये सब डेवलपर लिख रहा है। यही बिजनेस लॉजिक, कि भाई रिक्वेस्ट के हिसाब से जाना, डेटाबेस से क्या करना, डेटा निकालना, डेटा को फिर किसको देना, सर्वर को देना, और सर्वर फिर किसको दे देगा, ब्राउजर को। देखो ये उल्टा बना दिया। मतलब चाहते तो तीर ऐसे ही बना सकते थे ना, कैसे, एक मिनट, या ऐसे तीर बनाए होते, कैसे, एक मिनट, कि ब्राउजर से रिक्वेस्ट गई कहाँ, सर्वर के पास। सर्वर एक कंप्यूटर है, बिजनेस लॉजिक मतलब कोड जो डेवलपर ने लिखा। उसके कोड ने क्या किया, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकाली, सर्वर को दी, सर्वर ने किसको भेज दी, क्लाइंट। मतलब सर्वर, ये देखो, ये मान के चलो इधर सर्वर है, सर्वर की दुनिया है, एक कंप्यूटर पे ये सारी चीजें रखी हैं, और एक कंप्यूटर तुम्हारा है जिससे तुम सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। और तुम्हारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। वो लोग ब्राउजर से क्या भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, या ऐसे ही रहने दे जैसा है, मतलब वही है। हाँ ठीक। और एक फिगर और है, देखो ये क्या है, क्लाइंट। एक कंप्यूटर है, तुम्हारा कंप्यूटर जो क्या है, क्लाइंट है। और क्लाइंट पे तुम्हारे पास एक क्या है, वेब ब्राउजर, मतलब गूगल क्रोम या एज या कोई भी ओपेरा। और इसके बाद यहाँ से जब तुम कोई एक्शन परफॉर्म करते हो, कुछ करते हो, तो देखो यहाँ इसने ये भी फिगर बनाया है, रिक्वेस्ट जाती है कहाँ, वही वेब सर्वर, या बोलो क्या, सर्वर के पास। और सर्वर पे फिर यहाँ देखो बिजनेस लॉजिक, ये तुमको डेवलपर किया है, हाँ, गियर शेयर मोटर सोटर बना रखा है वो नहीं, उसका कहने का मतलब है लॉजिक लिखा हुआ है, मतलब बताया है कि कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। ऐसा मत सोचना वहाँ कोई मोटर गियर लोहा लक्कड़ रखा है, नहीं रखा है भाई, वो सिंपल कोड है बस। और ये देखो क्या लिखा है, स्टोरेज। अरे वही डेटाबेस, इसमें डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। यही तो खेल चलता है। क्लाइंट से भाई वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाती है कहाँ, वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर बिजनेस का लॉजिक होता है जो स्टोरेज में, देखो। अच्छा, एप्लीकेशन पे क्या काम करते हो मेरे भाई, दो काम, या तो डेटा स्टोर करते हो, या तो डेटा निकालते हो। जरा सोचे देखो इस बात को। जैसे मान लो तुम गए और क्लिक किए फ्रेंड्स पे, क्लिक किए किस पे, फ्रेंड्स पे। सारे फ्रेंड्स की लिस्ट आई, तो तुम वहां से डेटा निकाले, तुम कोई नया डेटा दिए नहीं। कई बार क्या करते हो कि तुम एक नया फ्रेंड बनाते हो,
तो तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में जहां डेटाबेस में 355 फ्रेंड है, आप कितने हो जाएंगे? 356 ना। अब तो डेटा क्या होगा? एक बढ़ गया, ऐड होगा ना, बढ़ेगा ना। जैसे जैसे जब तुम रजिस्ट्रेशन करते हो, क्या करते हो? रजिस्ट्रेशन। तो वहां तुम डेटा डालते हो, है ना यार। दो ही काम होते हैं, या तो डेटाबेस में डेटा डालोगे या तो डेटाबेस से डेटा निकालोगे, और उसी के लिए होता है डेवलपर का कोड, या उसी को बोलते हैं क्या? बिजनेस लॉजिक। तो वही कह रहा है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, स्टोरेज से फिर डेटा निकालेगा, बिजनेस लॉजिक के हिसाब से सर्वर को देगा, यहाँ वेब ब्राउजर, और हमको दिख रहा है। क्लियर है ये? यस तो सर। चलो फिगर है, फिर वो ये भी वही बात है। अब ये देखो, वही कई फिगर है, लेकिन बात क्या है? सेम ही है, सब वही है। क्लाइंट अलग अलग है, मतलब वही ब्राउजर जो यहाँ से क्या भेज रहा है? रिक्वेस्ट। और जो यहाँ से क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स। यही है भाई, सर्वर साइड सिस्टम्स लिखा हुआ है, यही वही मतलब वही सर्वर की बात कर रहा है। अरे सर्वर साइड सिस्टम का मतलब कंप्यूटर होता है यार, मतलब वही सर्वर वाले कंप्यूटर की बात कर रहा है। कह रहा है जी यहाँ वेब सर्वर है और क्या है? डेटाबेस, और इसी पे डेवलपर का क्या है? कोड है। और देखो, और वही बात है, कई फिगर है बस, है ना। एक क्लाइंट है, देखो रिक्वेस्ट भेज रहा है, सर्वर क्या दे रहा है? रिस्पांस। जो डेवलपर ने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो कोड, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है कहाँ? सर्वर पे। और क्लाइंट एक है। सर्वर कैसा भी हो सकता है, बात ऐसे नहीं। सर्वर को चाहिए क्या? एक कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंसेप्ट का मतलब होता है क्या? उसके उसमें मत जाओ कि उसका लुक कैसा है। उसको बेसिक जो चीज चाहिए वो क्या चाहिए? उसको चाहिए सीपीयू चाहिए, रैम चाहिए और हार्ड डिस्क चाहिए। एक कंप्यूटर को 3 चीजें चाहिए होती हैं, है ना। एक क्या करें ना, इस हिसाब से भी मत सोचो, वो ऑनलाइन बस होना चाहिए। देखो आज दुनिया, देखो सर्वर का मतलब क्या है? एक कंप्यूटर। अच्छा ये भी जान लो सर्वर के बारे में, सर्वर कैपेबिलिटीज के बारे में सोचो। फ्लिपकार्ट है, यूज करने वाले लाखों कस्टमर हैं। हम लोग जब भी जो भी यूज कर रहा है, कोई शूज पे क्लिक कर रहा है, कोई शर्ट पे क्लिक कर रहा है, कोई लैपटॉप पे क्लिक कर रहा है, लाखों लोग एक टाइम पे क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो लाखों लोग क्या भेज रहे हैं? रिक्वेस्ट। कहाँ? फ्लिपकार्ट के सर्वर पे। फ्लिपकार्ट का जो सर्वर है, वो जिसने शूज पे क्लिक किया, गया डेटाबेस में सारे शूज की डिटेल निकाला, उसको शूज भेजा, रिस्पॉन्स में क्या दिया? शूज वाला पेज आ गया। जिसने मोबाइल पे क्लिक किया था, उसके सामने क्या आ गया? मोबाइल। तो एक टाइम पे लाखों लोग यूज कर रहे हैं, इसीलिए है तो वो भी एक कंप्यूटर है उसमें भी सीपीयू, हार्ड डिस्क और रैम ही, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई है। उसको एक टाइम पे लाखों लोगों की रिक्वेस्ट का क्या करना है? जवाब देना है, रिस्पॉन्स करना है। इसीलिए उसका रैम, जैसे तुम्हारी 4 GB 8 GB रैम है, उसकी रैम 8000 GB होगी। समझ रहे हो? 1 लाख GB रैम होगी उसकी। इस तरह से होगा। उसके सीपीयू, एक सीपीयू नहीं होगा ऐसा, जिसको बोलता है कंप्यूटर का मतलब एक। उसका सीपीयू ऐसा होगा, कई सीपीयूज को जोड़ के एक क्या बनाए होंगे? सीपीयू। तो इसीलिए देखो, बहुत सी कंपनी, बैंकों में जाओ, कहीं जाओ, अक्सर देखो कहेंगे सर्वर रूम है, उधर मत जाओ, है ना। और वहां देखोगे ऐसे ऐसे थोड़े डिब्बे डिब्बे रखे रहते हैं, वही है, वो सब क्या है? सर्वर है। या बहुत जगह जाते होगे तो किसी भी कंपनी के पास जाओगे, देखोगे उसका अपना क्या होगा? सर्वर होगा। और कितना बड़ा होगा ये डिपेंड करता है एक टाइम पे कितने क्लाइंट उसको हिट करते हैं। जिसको ये एक्सपेक्टेशन है कि एक टाइम पे 1 लाख लोग यूज करेंगे, उसका देखोगे सर्वर रूम 1 आध बीघे में होगा, 1 आध बीघे में सर्वर रूम होगा। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसको पता है कि एक टाइम पे मैक्सिमम 20-30 लोग हिट करेंगे, हो सकता है उसका नॉर्मल सा। इसीलिए सर्वर हम लोग उसी हिसाब से बनाते हैं जितना ट्रैफिक की हमें क्या होती है उम्मीद। ट्रैफिक का मतलब वही है ना यार, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, डेटा आ रहा है जा रहा है ना इंटरनेट के सहारे। इसलिए एक वर्ड हम लोग ये भी यूज करते हैं, क्या? ट्रैफिक। यार जितना ट्रैफिक हो, मतलब अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो सर्वर क्या रखेंगे? हाँ भाई, हाई कॉन्फ़िगरेशन का रखेंगे। ये क्लियर है? अच्छा एक बात और सुन लो, तब जान लो। लेकिन सर्वर लेना, जैसे मान लो अगर हमको, मान लो कोई एक चीज़, ये भी चीज़ आज समझो। अच्छा आईटी में किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। जैसे मान लो हमें ये क्या करना है, ऑनलाइन कोई चीज़ बेचनी, कुछ भी बेचना हो सकता है। मान लो कोई भी चीज़ बेच रहा हूँ, ऑनलाइन दूध ही बेच रहा हूँ, हैं, या फर्नीचर ही ऑनलाइन क्या कर रहे हूँ? बेच रहे हैं।
तो हमें क्या चाहिए, हम भी अपने लिए एक वेब बेस्ड क्या बनवाएंगे, एप्लीकेशन अपने नाम का। कहीं से डेवलपर पकड़ेंगे, कहीं से क्या करेंगे, डेवलपर या कोई कंपनी पकड़ेंगे और कहेंगे भाई मेरे लिए क्या बना दो सॉफ्टवेयर, मेरा काम क्या है, मैं ऑनलाइन क्या करना है, लोगों को दूध देना, बेचना, ये मेरा बिजनेस है। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई अब हम बनवाएंगे, तो जब वो लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो इसके बाद वो लोग कहेंगे यार ले आओ क्या, सर्वर ले आओ। वो सॉफ्टवेयर जो डेवलपर बनाएंगे उसको डालेंगे कहाँ, सर्वर पे ना। अब सोचो ध्यान से, हम बहुत सस्ते में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपने लिए बनवाए, लेकिन उसने कहा क्या ले आओ, सर्वर ले आओ। सर्वर चाहिए ना, सर्वर का मतलब क्या, एक कंप्यूटर। अब जब कंप्यूटर ले आए तो भाई वहाँ पे भी हो सकता है मेरे पास सैकड़ों कस्टमर्स हो, एक टाइम पे सैकड़ों लोग उस सॉफ्टवेयर को क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो उस कंडीशन में भाई हमको भी क्या चाहिए, थोड़ी हाई पावर का क्या चाहिए, सर्वर चाहिए। तो पता चला हमको गए 1-1.5 लाख रुपए का क्या, तो पता चला हमें बजट कि 1.5-2 लाख रुपए में क्या मिलेगा, सर्वर मिलेगा जो तुम्हारे काम के लिए फिट है। हम कहे चलो अच्छा 2 लाख खर्चा कर देंगे। फिर बोले एक बात और सुनो, नहीं यार सर्वर अच्छा बताओ, अब फ्लिपकार्ट है ना, अगर फ्लिपकार्ट वाले के यहाँ लाइट चली जाए तो उनका सर्वर या उनका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो किसी को दिखेगा थोड़ी ना। तो जो सर्वर वाले कंप्यूटर रहते हैं उनको 24/7 किसकी जरूरत होती है, लाइट की। वो गलती से भी बंद नहीं होने चाहिए, नहीं तो बंद हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए ना। सॉफ्टवेयर तो वहीं रखा है ना यार, तुम्हारे लैपटॉप पे थोड़ी ना है। तुम तो flipkart.com डालते हो तो खुल जाता है ना, कहाँ से आता है, सर्वर से। अगर वही कंप्यूटर बंद हो जाए तो फिर हमको समझ में आएगा नहीं भाई क्या चाहिए, जनरेटर चाहिए, पावर बैकअप, एक जनरेटर चाहिए। तो समझ में आया भाई 60-70 हज़ार रुपये का क्या लगेगा, जनरेटर चाहिए होगा। फिर एक आदमी चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। फिर समझ में आया और क्या करना पड़ेगा, तब फिर समझ में आया यार अगर जनरेटर चलने में तो टाइम लगेगा, तो इन्वर्टर भी चाहिए। तो हम गए तो भाई हमको, मेरा बजट ही 5 लाख का था या 10 लाख का था कि हम इसी में गाय भी भैंस भी ले आएंगे, ऑनलाइन क्या करेंगे, बेचेंगे। सामने वाले ने बता दिया 7 लाख का खर्चा किसका है भाई, ये सॉफ्टवेयर का है। यहाँ ये मतलब 4 लाख 5 लाख रुपए तो इस पर चला जाएगा तुम्हारा। सर्वर के सेटअप, उसकी सारी व्यवस्था करने में तुम्हारा 6-7 लाख जाएगा, तो मेरा बिजनेस ही क्या हो गया, बेकार हो गया ना यार। अब इसी वजह से ध्यान सुनो, इसका भी, इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। ये चीज़ जानती थी तो कई कंपनी, इसलिए देखो एक वर्ड तुम लोग सुनते होगे कई बार, क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सुनते हो ना। तब एक कंसेप्ट ये आया कि कुछ बड़े प्लेयर्स आए, जिसमें कि खासकर अमेजन को तुम्हें लगता है कपड़े बेच के और जूता और लैपटॉप बेच के कमा रहा, नहीं। अमेजन का असली रेवेन्यू आता है उसके किससे, सर्वर से। क्लाउड पे उनकी एक है जिसका नाम है क्या, अमेजन AWS। उन्होंने दुनिया में जगह जगह कई हजार एकड़ क्या ली, जमीन ली, और वहाँ बनवाए क्या, बहुत बड़े बड़े, वो जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े वो बिल्डिंगें और वो जो गोडाउन टाइप के, और वहाँ सब सेटअप क्या किए, सर्वर। और कहा दुनिया वालों को कि अगर तुमको सर्वर चाहिए हो तो जरूरी नहीं कि तुम इतना 5 लाख खर्चा करो, हमको 4,000 रुपये महीने या 5,000 रुपये अपनी ज़रूरत बताओ, तुमको कैसा सर्वर चाहिए, कितने किस पावर का चाहिए, कितने GB रैम चाहिए, कितना क्या चाहिए, उनको बता दो। तो वो कहेंगे भैया हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे, हम तुमको ऑनलाइन ही बना देंगे, सर्वर तुमको दे देंगे। सर्वर वो कहाँ रखा है, कहीं रखा होगा, अमेरिका में, अफ्रीका में, तुम्हें मतलब नहीं है। उनको 4,000-5,000 रुपये क्या दो, किराया दो, वो तुमको दे देंगे और तुम्हारा सॉफ्टवेयर, तुम्हारा डेवलपर वहाँ इंस्टॉल कर देगा और पूरी दुनिया यूज़ करेगी। और वहाँ वो लोग सारी व्यवस्था करके रखे हैं, पूरा परमानेंट पावर बैकअप, परमानेंट क्या, इंटरनेट, सब कुछ। तो हमें भी झंझट नहीं है ना, हम भी कहे भाई चलो बिजनेस चलाते हैं। सर्वर वर्वर की सारी कॉस्ट कितनी आई, 5,000 रुपये पर मंथ, तो सही है ना मेरे लिए। तो ये भी है। और क्लाउड पे आजकल ऐसा भी चल रहा है कि लोग सॉफ्टवेयर जब बनवाते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन, तो देखोगे उनके कंपनी में सर्वर नाम का कोई ऑफिस होगा, उनके यहाँ कोई कमरा नहीं। बहुत पहले की कंपनी में क्या था, हर कंपनी में जाके देखो तो उनका एक सर्वर रूम रहा करता था, या बड़ा सा रहा करता था सर्वर रूम। आज ऐसा नहीं। आज वो कंपनियां क्या कर चुकी हैं, मैक्सिमम कंपनियां किस पे चली गई हैं, क्लाउड पे, कि हम क्यों इतनी झंझट करें। और फिर अच्छा यही नहीं, सर्वर पे ही सब कुछ है, सिर्फ सारा डेटा, सारी मेन चीज़ बिजनेस की कहाँ है, सर्वर पे। तो सिक्योरिटी भी चाहिए। अब 1-2 बंदूक वाले भी वहाँ बैठा है, कितना खर्चा हो जाएगा, बहुत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वो लोग कहें कि भाई तुम लोग को टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है,
हम जगह को कायदे से कहीं जंगल में जाके क्या कर लिए हैं, ढेर सारा जगह लगे बिल्डिंग बना के सारा सर्वर सेटअप कर दिए हैं, 10-20 तो बंदूक वाले भी लगा दिए हैं। टेंशन तुमको लेने की जरूरत नहीं, डेटा क्या है एकदम सिक्योर है, 24/7 बैकअप है, सब कुछ है। और ये भी आपको सुविधा दे रहे हैं कि भले हम आपका कोड हम कहाँ रख रहे हैं, अफ्रीका वाले इस पे सर्वर पे, लेकिन अगर मान लो अफ्रीका में भूकंप आ गया तो गड़बड़ हो सकता है ना। तो वो लोग ये भी कर रहे हैं, तुम्हारा बैकअप हम एक और बना रहे हैं जो कहाँ पे है, जो वो कहाँ रखा है अमेरिका में, कि कल को अगर अफ्रीका में भूकंप भी आ जाए तो भी तुम्हारा डेटा क्या रहेगा, सारा सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। वो इतनी सारी सुविधा दे रहे हैं। अब उनको उनके पास ऐसे लाखों करोड़ों क्या है, कस्टमर। आज हालत ये है, बड़ी बड़ी कंपनियां यूज कर रही हैं। अभी एक आध हफ्ते 10 दिन 15, 20, 25 दिन पहले हुआ था, एक आध दिन के लिए अमेजन AWS क्या हो गया था, थोड़ा डाउन हो गया था 2-4-6 घंटे के लिए। और उसका असर ये पड़ा था, कई बड़े बड़े सॉफ्टवेयर काम करना क्या कर दिए थे, बंद कर दिए, क्योंकि उनका वो लोग सर्वर कहाँ से लिए थे, अमेजन AWS से ही लिए थे, वही क्लाउड वाली जो उनकी सर्विस है। और असली पैसा अमेजन वहीं से कमाता है। अमेजन तुम्हें लगता है कि ये कपड़ा बेच रहा है, इससे पैसा, इसका तो देखोगे घाटा ही कुछ बताएगा, इतने घाटे में बताएगा इस बार इतने करोड़, इतने 100 करोड़ का नुकसान हो गया है। लेकिन असली पैसा कमा रहा है कहाँ से, अमेजन AWS से। आजकल पूरी दुनिया का बहुत से सबका सर्वर, बहुत से लोगों का सर्वर सबका कहाँ है, अमेजन AWS। ठीक है, ये देख लेना, सर्च कर लो, कुछ तो है, हमें याद नहीं। और तो वही सब बातें लिखी हैं कि सर्वर क्या करता है, रिसीव करता है क्या, रिस्पॉन्स, सॉरी क्या, रिक्वेस्ट, और फिर क्या लिखा है, सब अच्छी बातें लिखी हैं यार, समझ में आएंगी। डिसाइड्स व्हाट टू डू, सर्वर डिसाइड करता है ना कि इस रिक्वेस्ट पे भाई रिसीव करता है क्या, रिक्वेस्ट, फिर डिसाइड करता है कि अब क्या करना। देखो ये भी लिखा है, वेब सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड सेंडिंग बैक रिस्पॉन्स। ठीक है। और अच्छा ये बता दें, जो सर्वर होता है ना, सर्वर बनाने के लिए देख रहे हो ये सॉफ्टवेयर है छोटे से, जैसे एक है फ्री है यार, अपाचे वेब सर्वर। अगर इसको डाउनलोड करो तो जाके डाउनलोड करोगे, मेरे ख्याल से बहुत होगा 100-150 MB का होगा। चाहे तुम्हारा जिसे कहते हैं ना 100 करोड़ का कंप्यूटर होगा, और चाहे तुम्हारा ये कंप्यूटर है, अगर सर्वर बनाना होगा तो अगर वहाँ वो लोग अपाचे यूज़ कर रहे होंगे तो वो लोग भी उस लैपटॉप पे क्या करेंगे, अपाचे वेब सर्वर नाम का वही 100-150 MB का, उस पर भी क्या करेंगे, उस 100 करोड़ के सर्वर या कंप्यूटर पे भी वही चीज़ क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। और वही इस लैपटॉप पे इंस्टॉल कर दो तो ये लैपटॉप क्या बन जाएगा, सर्वर। तो क्या करो बिल्कुल, मतलब सर्वर जो अपाचे नहीं है, सब अपाचे नहीं है। देखो ये है क्या, अपाचे भी है, नीचे क्या लिखा है, एनजिनिक्स पढ़ते हैं, हाँ एनजिनिक्स पढ़ते हैं हम लोग, एनजिनिक्स है, 2 जैम्प है, वैम्प है, ऐसे भी नेट पे सर्च मारेंगे तो 75 ठो मिलेंगे। इनका सर्वर नहीं बनाता कोई, ध्यान समझना ये है क्या, ये एक सिंपल से डेस्कटॉप बेस्ड क्या है एप्लीकेशन। जैसे अपाचे वेब सर्वर जो है एक सॉफ्टवेयर है, तुम जाओगे नेट पे, जैसा अभी अगर मान लो को डाउनलोड करना हो, क्या करेंगे, बस इस लैपटॉप पे जाएंगे, यही गूगल खुला ही है, लिखेंगे अपाचे वेब, हाँ सर, या वेब सर्वर लिखते भाई। देखो ये वेब बेस्ड है ना टेक्नोलॉजी, इसलिए जगह जगह लोग क्या नाम तुमको लिखेंगे, लोग सर्वर ही बोलेंगे और लोग क्या बोलेंगे, वेब सर्वर। वेब सर्वर देखो डाउनलोड आ गया कि नहीं आ गया, आओ यहाँ जाओगे, लो भाई 1 मिनट, ये देखो सोर्स वर्जन है, ये बाइनरी वर्जन कहाँ है, ये जितने भी दिख रहे हैं तुमको, यही जैसे ये, हाँ ये है ना, इसको क्या किए, डाउनलोड किए, एक जिप फाइल है, अच्छा 139 के भी नहीं, ये नहीं, अच्छा ये कहीं और भेज दिए, यहाँ पे
ये इतने सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर क्या है, देखो डाउनलोड, हाँ टॉमकैट है ना, अपाचे टॉमकैट। अपाचे क्या है मान लो, क्या है तुम्हारा, अपाचे वेब सर्वर है, टॉमकैट है ना। यही मिल जाएगा, लेकिन तुमको, हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो लेकिन यहीं से तुम क्या कर सकते हो, उसे डाउनलोड कर सकते हो। एक सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, इसके बाद उस सॉफ्टवेयर को इस सिस्टम पे डबल क्लिक करके, जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करते, इसको भी डबल क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, और क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे ही ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो गया, अब ये कंप्यूटर क्या बन चुका है, सर्वर। अगर अब हम डेवलपर का कोड ले आए, ध्यान से सुनना, अगर अब हम डेवलपर का कोई कोड लिया, हम खुद कोड लिखें, और कोड लिखने के बाद इस लैपटॉप पे, इस पे क्या कर दें, इंस्टॉल कर दें, और इसके बाद हर सर्वर का एक क्या होता है, यूआरएल, दुनिया को क्या दे दें, यूआरएल दे दें। तो ये भी एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन के सर्वर की तरह काम करेगा। लेकिन रिस्क क्या है, बंद हो गया, तब बंद हो गया, लाइट चली गई, इंटरनेट चला गया, इसीलिए तो सर्वर हम लोग क्या करते हैं भाई, सर्वर बहुत सबसे क्रूशियल चीज़ है। एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन का सब कुछ कहाँ रखा है, सर्वर पे। जो तुम यूज कर रहे हो सब कहाँ से आ रहा है, सर्वर से ही आ रहा है। ठीक है, तो अपाचे भी एक सॉफ्टवेयर है, समझ, अपाचे वेब सर्वर भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। वो डाउनलोड करोगे तो वो तुम्हारे कंप्यूटर को में ये क्वालिटी डाल देगा कि अब तुम्हारा कंप्यूटर सर्वर की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे तुमको चित्र पेंट बनाना है या चित्र बनाना है मान लो, तो तुम्हें उसके लिए MS क्या चाहिए, पेंट चाहिए ना, तो ये क्वालिटी तुम्हारे कंप्यूटर में नहीं है जब तक तुम क्या नहीं डाउनलोड करोगे, MS ऑफिस। जब MS ऑफिस डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर पेंट नाम का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अब तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो पेंट कर सकता है कि नहीं, तुम्हारा लैपटॉप, वैसे सेम ऐसे भी समझो। अभी ये लैपटॉप सर्वर नहीं है, लेकिन अगर अपाचे वेब सर्वर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दे तो अब ये सर्वर की तरह बिहेव कर सकता है। क्लियर है? तो अपाचे, एनजिनिक्स बताए ना, ज़ैम्प, वैम्प, ऐसे करके बहुत से क्या। वही तीसरा कह रहा जी क्या, एप्लीकेशन या बिजनेस लॉजिक लेयर। वही यार, मतलब वही है ना, सर्वर पे जाता है तो कहाँ जाता है, सर्वर पे, सर्वर से फिर वही है जो एप्लीकेशन का, वही जो बिजनेस लॉजिक का मतलब जो डेवलपर ने क्या लिखा है, कोड लिखा, फिर वही घुमा फिरा के वही चित्र है सब, है ना। समझो इधर डेटाबेस है, ये यहाँ क्या लिख दिया है, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ क्या लिख दिया है, वैसे प्रेजेंटेशन लेयर मतलब वही यार तुम्हारा ब्राउजर समझो, लेकिन जाना तो ये कंफ्यूज ही कर रहा है, कोई मतलब नहीं। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, है ना। और ये थोड़ा दिखाया गया है, एक फिगर और है, लेकिन बात घुमा फिरा के क्या है, सेम ही है ना। वही खेल है यार, क्लाइंट सर्वर, सर्वर पे डेवलपर का कोड या बिजनेस लॉजिक, डेटा बेस, और डिजाइनर की बनाई गई डिजाइन। अच्छा, डिजाइन भी एक चीज है ना। अरे यार, जैसे ये जो दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, ये जो नीला पीला दिख रहा है, लिखा है अक्षर, ये सब क्या है, डिजाइन है ना। ये डेवलपर नहीं बनाया है, कौन बनाया है, डिजाइनर ने बनाया है। तो सर्वर पे यही तीन चीज रखी है, डेवलपर का कोड, डिजाइनर की डिजाइन, और डेटाबेस में डेटा। डेवलपर का कोड डेटाबेस से डेटा उठाता है, डिजाइनर की क्या उठाता है, डिजाइन, दोनों को क्या करता है, मिक्स करता है और भेज देता है। सिर्फ यही हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं हो रहा। ये इसको हटा ही देते हैं। और ये देखो डेटाबेस कैसा होता है, ऐसे ही होता है क्या, डेटाबेस भी होता है, इसे पूरा बताया कि डेटाबेस भाई देखो ऐसा ही होता है यार। देखो क्या है डेटाबेस के नाम पे, यही पूरा समझ लो क्या है, डेटा बैंक क्या क्या लिखा है, डेटा बेस, उसके अंदर ऐसे ढेर सारी क्या होती है, टेबल। तीन नहीं होती, हजार टेबल होती हैं, 2,000, 4,000 क्या होती हैं, टेबल होती हैं। और हर टेबल में पता चला 10,000, 5,000, 2,000, 1 लाख, 10, 20, इतना क्या पड़ा होता है, डेटा पर। सब कुछ कहाँ पड़ा है, डेटा बेस में। चलो ये वही बातें हैं। और रिस्पांस फिर कहाँ जाता है, सर्वर पे, सर्वर, रिस्पॉन्स बैक टू
मतलब डेटाबेस सेंड्स बैक बैकएंड प्रोसेस इट, फिर वही है, वही घुमा फिरा के वही है सब, क्लाइंट सर्वर, और फिर क्या है। तो ये देखो, ये 6-7 पेज भले हैं लेकिन कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं लिखी। देखो एक चित्र और भी है, वो भी ऐसे ही कुछ है, क्लाइंट है जैसे बता रहे हैं, क्या लिखा है क्लाइंट 1, एक मिनट, जैसे क्या लिखा है क्लाइंट 1, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, कई क्लाइंट हो सकते हैं, हजारों ऐसे। सब रिक्वेस्ट कहाँ भेजते हैं सर्वर पे। सर्वर जाता है, डेवलपर का कोड मतलब क्या, वही बिजनेस लॉजिक लिखा है, चलो हम लिख देते हैं क्या, डेवलपर कोड, डेवलपर्स कोड। फिर वो डेवलपर का कोड कहाँ जाता है, डेटाबेस में, वहाँ से डेटा उठाता है, और फिर जो रिस्पांस होता है, फिर ये क्या लिखा है HTML। ध्यान से समझना, डेटाबेस में क्या है, डेटा यार तुम्हारा हर कुछ जो जो तुम सॉफ्टवेयर पे किए हो सब कुछ क्या हुआ है, जाके डेटाबेस में क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। डेटाबेस से डेटा निकाला, और देखो ये जो लिखा है HTML रिस्पांस, मतलब यार ये देखो, ये जो है, ये जो डिजाइन नहीं बनी है, हरा लाल पीला काला कुछ अक्षर लिख रहा है, ये सब इसमें लिखा है HTML। तो HTML की डिज़ाइन उठाया, डेटाबेस से क्या उठाया, डेटा, और भेज दिया क्लाइंट्स के पास। तो यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। अच्छा, एक बात तब और भी बता दें आप लोग, जब इतना वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में जान गए हो, तो एक बात और देखो यार, ये अलग टेक्नोलॉजी है ना, पहले नहीं थी। जब इंटरनेट आया है 1990 के आसपास, उसी टाइम पे क्या कौन सा कंसेप्ट आया है, ये कौन सा, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन का कंसेप्ट आया। और सही बात है यार, बड़ा वो था ना, क्रांतिकारी वो था कि नहीं। पहले लोग कंप्यूटर मतलब लोकल जैसा था, बाद में एक जब कंसेप्ट आया किसका, इंटरनेट का आया, और किसका आया, वेब बेस्ड एप्लीकेशन का। मतलब अभी हो गया पूरी दुनिया क्या हो गई, आपस में एक तरह से क्या हो गए, जुड़ गए। अब इसके बाद तो यार ये लोग फिर दुनिया के उस टाइम के जितने भी साइंटिस्ट थे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, और उस समय के बड़े बड़े देश जो इसमें रिसर्च, जैसे अमेरिका जैसे है ना, ये लोग बैठे तो सारे नियम कानून बनाए गए कि कैसे ये पूरी, देखो पूरी दुनिया एकदम कितनी स्मूथ चलती है। ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो कंप्यूटर काम करते हैं, चाहे अमेरिका में बैठे हो चाहे इंडिया में, कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, एक ही जैसे काम करते हैं एकदम स्मूथ। इसके लिए सब नियम कानून बनाए गए उस समय एक क्या बनाए गए। और कुछ तो ऐसे वो हैं कंप्यूटर के, क्या हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनका काम ही यही है कि कंप्यूटर के बारे में जो नए नियम और क्या बनाना, नए कायदे कानून बनाना। तो उसी समय इसका भी बना वेब बेस्ड का। तब सब सोचा गया ना कैसे होगा, क्लाइंट होंगे, सर्वर। आज जो तुमको बात छोटी सी लगती है, आज के 30 साल पहले वही बात उनके लिए क्या थी, एकदम बहुत बड़ी थी यार। नई कोई चीज़ क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। तब वो लोग बनाए वेब बेस्ड एप्लीकेशन, तो उसी समय ध्यान से कुछ नियम कानून लिखे गए और इसको बोले ये लोग क्या, ध्यान से देखो। तब उसी समय एक नया वर्ड और आया था, चलो यहीं लिख देते हैं। एक नया वर्ड और आया था, क्या, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो यार, कहीं ना कहीं एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में किसका लेन देन होता है, डेटा का ना यार भाई। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में क्या आता जाता है, डेटा है। फोटो क्या है, डेटा है। वीडियो क्या है, डेटा है। कोई अक्षर जो लिखा है वो भी क्या है, डेटा है। आखिरी डेटा यहाँ से जाता है, डेटा वहाँ से आता है। तो यही इसलिए लोग नाम रखे क्या, हाइपर टेक्स्ट। और फिर क्या, ट्रांसफर। तो डेटा का ट्रांसफर नहीं होता। अब प्रोटोकॉल का मतलब होता है क्या मालूम है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है स्टैंडर्ड, मतलब कुछ सख्त नियम। ऐसे नियम जो किसी हाल में तोड़े नहीं जाएंगे, उन्हीं को बोलते हैं क्या, प्रोटोकॉल। जैसे कुछ ऐसा होगा कि मान लो चीफ मिनिस्टर आएगा तो प्रोटोकॉल है ना, कि भैया प्रोटोकॉल है, डीएम रिसीव करने जाएगा, तो इसी को बोलते हैं क्या, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल वर्ड का मतलब कुछ क्या, एकदम सख्त नियम। इसीलिए बोला गया क्या, HTTP। जो ये नियम कानून बनाए गए उसको नाम दिया गया क्या, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
और उसी में सारे नियम लिखे गए कि कैसे क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर ये देखेगा, और उसी को फॉलो करके दुनिया के सारे वेब एप्लीकेशन बनते हैं। नाम क्या है? HTTP। दो प्रोटोकॉल है वैसे, HTTP है और एक क्या है? HTTPS है। अंतर क्या है? सिक्योर रहेगा एक सर। देखो HTTP जो है डेटा ट्रांसफर करेगा, ये भी HTTPS ये भी डेटा ट्रांसफर करेगा, लेकिन HTTP जो है ये सिक्योर नहीं है। क्या नहीं है? सिक्योर नहीं है। सिक्योर किस सेंस में नहीं है? अगर मान लो हम एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज करें, ध्यान से समझना, अगर अभी हम यहाँ आए, अपना नेट बैंकिंग का ओपन करें, ध्यान से समझना, नेट बैंकिंग का एप्लीकेशन क्या करें? ओपन करें, यूजर नेम डालें और क्या डालें? पासवर्ड, लॉगिन बटन पे क्या करें? क्लिक करें। ये लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप पे हम कनेक्टेड है अपने मोबाइल के किससे? हॉटस्पॉट से। तो जो मेरा यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट जाएगी ना। अरे रिक्वेस्ट उड़ के थोड़ी ना पहुंच जाएगी, रिक्वेस्ट इस लैपटॉप से उस मोबाइल में जाएगी, जिस मोबाइल के इंटरनेट से ये लैपटॉप क्या है? कनेक्टेड है। फिर वहाँ से अगर वो जियो का मोबाइल है तो तुरंत वो डिटेल, वही मेरा यूज़र नेम पासवर्ड, सोचो जो तुम भरे इस लैपटॉप पे गए, तुम लिखे ना अपना नेट बैंकिंग ओपन किया और क्या डाले? यूज़र नेम और पासवर्ड, लॉगिन बटन पे क्या किए? क्लिक किए। तुम्हारा यूज़र नेम और पासवर्ड इस वही है नेटवर्क के सहारे, वाईफाई के सहारे, या चाहे जैसे वो डेटा रिक्वेस्ट जिसमें डेटा था तुम्हारा यूज़र नेम और पासवर्ड, जो तुम्हारी सब बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। हो सकता है तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए हो, है ना? कितनी सेंसिटिव चीज़ है ये, लेकिन वो इससे कहाँ गया? दूसरे मेरे मोबाइल में गया, मोबाइल से फिर गया कहाँ? सर्वर पे। कहाँ पहुँच जाएगा? उड़ के पहुँच जाएगा। पहले जाएगा जियो टावर पे, जिसके इंटरनेट से होगा वही तो भेजेगा। फिर जियो के कहाँ पहुँचा? टावर पे। जियो के टावर से फिर तारों के सहारे जियो का जहाँ मेन ऑफिस होगा, एक्सचेंज होगा, मान लो मुंबई में है तो फिर कहाँ गया? मुंबई। अब इसके बाद जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, मान लो हम यूज़ कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक मान लो इंटरनेट यूज़ कर रहा है किसका? एयरटेल का। तो वहाँ से फिर बात जाएगी किसके ऑफिस? एयरटेल के। एयरटेल से पहुँचेगी फिर कहाँ? अगर किसी टावर या जिससे होंगे तो उस टावर पे जहाँ से कनेक्टेड है वो PNB, और फिर वहाँ से PNB से पहुँचेगा कहाँ? उस पे PNB के ऑफिस में सर्वर पे, और वहाँ फिर वो सर्वर पे वही बिजनेस लॉजिक का डेवलपर का कोड है, वो चेक करेगा यूज़र नेम पासवर्ड जाके डेटाबेस में सही है या गलत। सही होगा तो तुमको फिर वहाँ से देखना क्या अब तुम्हारा क्या ले आएगा। जब तुम्हारा लॉगिन सही होगा तो पेज खुलता है तो क्या आता है? तुम्हारा नाम आता है, हो सकता है अकाउंट बैलेंस आता है ना? ऐसी 10-20 चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें आती है कि नहीं आती हैं? तो वही डेवलपर वो क्या करेगा? तुम्हारी डिटेल उठाएगा, तुम्हारा बैलेंस ये वो HTML की क्या उठाएगा? डिज़ाइन, और रिस्पॉन्स में फिर भेजेगा। फिर वही है, वहाँ से कहाँ पहुँचेगा? सब वही वो डिज़ाइन उठाएगा, सर्वर से वही एयरटेल, एयरटेल से जियो, जियो से यहाँ टावर से होते हुए फिर चीज़ मेरे पास आ जाए। बीच में सैकड़ों मशीनें लगी हैं। अगर लोग चाहें इंटरसेप्टर लगा दें तो डेटा को चाहें तो हैक भी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आखिर डेटा यहाँ से वहाँ जा रहा है कि नहीं? सैकड़ों मशीनों से होके जा रहा है कि नहीं? तो उसको हैक किया जा सकता है कि नहीं? यही वजह है कि HTTP जो है वो सिक्योर नहीं होता, क्योंकि ये डेटा क्या करता है? डायरेक्टली भेज देता है। अगर कोई रास्ते पढ़ना है तो पढ़ लो भाई, हमें पता नहीं। लेकिन दूसरा आया क्या? HTTPS। सब नाम वही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बस वर्ड एस का मतलब क्या है? सिक्योर। इसकी क्वालिटी ये है कि जो डेटा तुम यहाँ से भेजोगे, जैसे मान लो हम यूजर नेम डाले, पासवर्ड डाले, लॉगिन बटन पे क्या किए? क्लिक किए। यूजर नेम पासवर्ड, जैसे मान लो मेरा यूजर नेम क्या था? राहुल था। पासवर्ड मान लो XYZ123 था। तो राहुल को वो क्या करेगा? इनक्रिप्ट करेगा। क्या करेगा? इनक्रिप्ट का मतलब एक कोड नंबर, जैसे तुम्हें लग रहा है राहुल ना, वो अपने हिसाब, इनक्रिप्ट करने का मतलब होता है उसे किस में कन्वर्ट करना। हाँ, कुछ अजीब सा कन्वर्ट कर देना। जैसे हम लोग लिखे हैं क्या? यूजर नेम राहुल, लेकिन कंप्यूटर उसे इनक्रिप्ट करेगा तो बन जाएगा ऐसा कुछ, ऐसा। नहीं, भाई देखो, कोई कोड करता होगा, लेकिन वो भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली कोड नहीं करना है, इसके लिए भी हम कुछ यूज करेंगे जो क्या करेगा? उसको
क्या करेगा? इनक्रिप्ट, इसे बोलते हैं इनक्रिप्ट करना। इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट। इसे बोलते हैं क्या करना? इनक्रिप्ट करना। तो ऐसे ही राहुल को ये बना देगा, पासवर्ड को भी ऐसा कुछ बना देगा और तारों के सारे यही अक्षर जाएगा। तो रास्ते में कोई पढ़ भी लेगा तो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा ना। किसी भी मशीन में से कोई इसको निकाल ले अगर ये नहीं हो तो समझ नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, जब सर्वर पे पहुंचेगा तो सर्वर का कंप्यूटर इसे क्या करेगा? डिक्रिप्ट करेगा। जब डिक्रिप्ट करेगा तो उसको क्या मिल जाएगा? राहुल। और फिर जाके देखेगा डेटाबेस में राहुल है या नहीं। और जो कह रहे हो कि जो इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट, तो इसके भी कई लॉजिक होते हैं, इसके भी कई क्या होते हैं? लॉजिक होते हैं। हम बस बताते हैं ये करना, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये हमें भी पता नहीं। तो मतलब इसको बोलते हैं क्या? इनक्रिप्ट करना और क्या? डिक्रिप्ट करना। HTTPS यही करता है। जो भी डेटा देखो, जितनी भी अच्छी साइटें होंगी, चाहे अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, कोई भी खोल के देख लो। जैसे अगर हम यहीं आए, हाँ बैंक में छोड़ो, कोई भी आजकल नहीं मिलेगा तुमको। HTTP लिखे और लिखे क्या? flipkart.com। देखो खुला, खुल गया। लेकिन जरा कॉपी करो, इसने खुद ही अपनी तरफ से यस क्या किया होगा? लगा दिया होगा। मतलब अगर, क्योंकि जो उन लोगों ने बनाया है अपने आप को, किसने? फ्लिपकार्ट। और बड़ी फेमस है तो ये क्रोम भी जानता है, तो इसलिए खुद ही लगा दे रहा है। लेकिन अगर सिर्फ HTTP से रिक्वेस्ट भेजोगे तो फ्लिपकार्ट तुम्हारी रिक्वेस्ट लेगा नहीं। तब फ्लिपकार्ट तुम्हारी जितने भी सिक्योर्ड एप्लीकेशन है सब यही करते हैं। अरे यार सब छोड़ो, तुम्हारा ये पावर साफ तक जो है, कॉपी करो पेस्ट करो, देखो क्या URL है, सबकी URL में लिखा होता है ना। यही तो बताता है कि कौन से नियम कानून से डेटा आएगा और जाएगा। HTTP भी होता है, HTTPS भी होता है। HTTP आजकल देखने को बहुत कम मिलेगा। आजकल जितनी साइटें मिलेंगी सब क्या मिलेंगे? जितने भी एप्लीकेशन मिलेंगे सब क्या मिलेंगे? HTTP है। इसमें जो यहाँ से डेटा जाएगा वो भी इनक्रिप्ट होके जाएगा, और वहाँ से जो डेटा आए, रिस्पॉन्स आएगा, वो भी कैसा आएगा? इनक्रिप्ट होगा। तो रास्ते में कोई उसे हैक करने या पढ़ने की कोशिश करेगा तो पढ़ नहीं पाएगा। इसके पीछे हाँ बिल्कुल यार। देखो कई बार हम लोग ऐसा भी होता है, जैसे हम ही हैं, मान लो सुई लिए हैं, ध्यान समझना, सुई लिए हैं, हम ही लिए हैं, हम ही बना रहे हैं, और हम ही गए भूसे में फेंक दिए, तो अब हम भी नहीं ढूंढ पाएंगे। बात समझ रहे हो? बनाए हमें हैं तो उसमें हम लॉजिक ही यही लिखे हैं कि अब हम भी नहीं जानते कि क्या होगा, बस सिस्टम जानता है, बस सिस्टम जानता है। और वहाँ जहाँ इसको समझने की वो चाबी रखी है वहाँ मेरी पहुँच नहीं। इसी हाँ यार, और एक चीज़ ये भी होता है ना हमारे यहाँ, जैसे देखो, जैसे अच्छा तुम तो सोचोगे, तब हम मान लो इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, कोई PNB में काम करता होगा, वहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, बहुत होंगे, PNB में भी बैठे लोग होंगे, क्या डेवलपर होंगे, टेस्टर होंगे, इंजीनियर्स वहाँ बैठे होंगे। तो तुम कहोगे यार वो लोग तो जब वही लोग सर्वर पे हैं, वही लोग डेटाबेस सब कुछ देख ही रहे हैं, तो तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड देख लिए, तो दोस्त को बता दिए, या खुद ही जाके दूसरे लैपटॉप से खोल के क्या कर लिए, पैसा ट्रांसफर कर लिए, दिमाग में आएगा ना। लेकिन नहीं, वो डेवलपर भी नहीं जानता क्या है वो यूजर नेम पासवर्ड। जब डेटाबेस में ऐड होगा, जैसे हम यहाँ से डाले अपना पासवर्ड रखे राहुल 1 2 3 भेजे, यहाँ से गया, लेकिन डेवलपर ने पोर्ट लिखा है, डेवलपर ने भी वो पोर्ट लिखा है कि उसे भी नहीं पता, बस उसमें के पास कई लॉजिक है, उसी लॉजिक में से कोई भी इस्तेमाल करके वो उसको क्या कर देगा? इनक्रिप्ट कर देगा। और इनक्रिप्ट कर देगा तो पासवर्ड कुछ डेटाबेस में ऐसा ऐड हो जाएगा, जैसे वही है ना, डेवलपर भी जाके देखेगा तो पासवर्ड के नाम पे उसको 70 अक्षर का ऐसे ABCD 1 3 5 ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो डेवलपर भी नहीं जानता, भले बनाया है वो, लेकिन किसी का पासवर्ड उसे भी पता नहीं। ऐसा बनाया नहीं तो भरोसा कैसे रहेगा यार? तो भरोसा ही क्या हो जाएगा? खत्म हो गया ना। वैसे चीज़ ये भी है। क्लियर है ये? तो ये वेब बेस्ड है। तो सर बहुत सा एप्लीकेशन बोलते हैं कि हम आपके प्राइवेसी इनक्रिप्ट रखते हैं, हाँ, फिर डाटाबेस कैसे देते हैं? है ना, डेटाबेस में भी रख रहे हैं, डेटाबेस में डेटा ही रख रहे हैं ना, डेटाबेस में भी क्या कर रख रहे हैं? डेटा रख रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जी डेटा हम क्या रखेंगे? इनक्रिप्ट करके रखेंगे, मतलब कोई भी नहीं पढ़ सकता। और यहाँ तक कि कहेंगे हम भी नहीं पढ़ सकते। आईफोन वालों से बोलोगे तो कहेंगे यार हम क्या तुमको बताएं, हम भी नहीं जानते क्या लिखा है।
या व्हाट्सएप वाले, देखो व्हाट्सएप वाली कॉल नहीं ट्रैक हो पाती ना, वहाँ पे क्या है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। जो तुम्हारी बात हो रही है, जो हो रही है डेटा ही यार, ये भी तुम्हारी बात भी एक डेटा है जो जा रहा है, लेकिन जो भी जहाँ जाके डेटाबेस में स्टोर हो रहा है वो डेटाबेस में इनक्रिप्ट होकर स्टोर हो रहा है, कोई नहीं पढ़ सकता। हाँ, और उसको डिक्रिप्ट करने की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है, तुमको पता नहीं, लेकिन तुम्हारे मोबाइल जो तुम्हारा लॉगिन है उसी के पास क्या है, वो चाबी है। तुम चाहो तो देख सकते हो अपनी कॉल हिस्ट्री, तुम चाहो तो आईफोन पे ये चेक कर सकते हो कि कॉल रिकॉर्डिंग करके कि 4 दिन पहले क्या क्या बात हुई थी, लेकिन दुनिया में कोई दूसरा नहीं देख सकता। क्या कर सकते हैं, क्या कॉल रिकॉर्डिंग पता नहीं होती कि नहीं होती, नहीं होती, तो वो इसलिए वो लोग डाले ही नहीं है। उन लोगों के लिए यही थी कि प्राइवेसी, कौन किससे क्या बात कर रहा है, आदमी की बात क्या रहे, हाँ भाई प्राइवेट रहे, सिक्योर रहे, तो मतलब हाँ क्या HTTPD कहीं आएगा तो D किसके लिए होगा, डाउनलोड के लिए होगा। वैसे HTTP भी होता है, FTTP भी होता है, FTP भी होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऐसे कई क्या बनाए गए भाई। तो कंप्यूटर में जितने काम थे उस समय वही कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बनी है वही 90 के टाइम पे, सारे नियम कानून लिखे गए कि कैसे सारी चीज़ें काम करेंगे, और सारे आज भी उसी पे काम करते हैं। अच्छा, ये तो वही HDLC है, ये तो समझ में आती है आपको। यस सर। ये लिख भी दिया है इसीलिए अच्छा है। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, क्या व्हाट टू बिल्ड, थोड़ा पढ़ा करो अब इसको। यस सर। क्या बनाना है ना, क्या लिखा है, दिस इज वेयर वी डिसाइड व्हाट वी वांट, है ना। रिक्वायरमेंट फेज इज द स्टेज वेयर वी कलेक्ट एंड अंडरस्टैंड ऑल द नीड्स ऑफ यूजर्स एंड बिजनेस। यहाँ पे हम उसकी सारी नीड मतलब आवश्यकता, उसकी आवश्यकता को समझते हैं, किसकी, बिजनेस या यूजर की, जो सॉफ्टवेयर पे काम कल को भविष्य में करेगा। इट डिफाइंस व्हाट फीचर्स द सॉफ्टवेयर शुड हैव एंड व्हाट प्रॉब्लम्स इट शुड सॉल्व। थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बोल यही कह रहा है कि बस इसमें ये लिखा होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा फीचर होगा और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जो पहले बिना सॉफ्टवेयर की थी, उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा। और हम तो कहेंगे इस वर्ड की ज़रूरत नहीं, इतना ही बहुत है शॉर्ट। डिज़ाइन कैसे बनेगा, वही कैसा दिखेगा, बटन कलर फलर सब दिखता है ना सामने, फ्लिपकार्ट है जो सब यूज़ करते हो, वो किसका काम है, डिज़ाइन, वही है ना, प्लानिंग दी स्ट्रक्चर। क्या है, UI डिज़ाइन। UI का मतलब वही यार, इसी को UI बोलते हैं। एक मिनट, हाँ, ये जो सामने दिख रहा है इसी को बोलते हैं क्या, UI। हम हैं यूज़र और ये है एप्लीकेशन का चेहरा, इसीलिए बोलते हैं क्या, यूज़र इंटरफेस या जो भी है। नहीं होगा तो उसको देखो, इसका एक और इजी वर्जन देंगे। और फिर क्या है, डेवलपमेंट। फिर क्या है, वही देखो सब सीधा सीधा लिखा है। डेवलपमेंट का मतलब बिल्ड इट, मतलब बनाओ इसे। टेस्टिंग का मतलब क्या है, चेक इट। और फिर मेंटेनेंस का मतलब क्या है, अगर चलते समय कोई प्रॉब्लम आए तो उसे फिक्स करो और क्या करो, इम्प्रूव करो। बस यही होता है, वही सॉफ्टवेयर, वही डेवलपर लोग। हाँ बस भाई, वो नया काम भी देखेंगे, कुछ पुराना गड़बड़ होगा वो भी तो देखेंगे। और फिर क्या है, डिफेक्ट, या एक वर्ड और क्या ही बोलते हैं हम लोग, बग बोलते हैं, और या तो क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। तो क्या लिखा है, ए डिफेक्ट इज एनी एरर आर प्रॉब्लम। डिफेक्ट कोई क्या है, एरर या प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर वेयर द एक्चुअल रिजल्ट डज नॉट मैच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जैसा एक्सपेक्टेड है जो उससे एक्चुअल मैच नहीं करता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे अगर तुम कहीं जाओ, किसी एप्लीकेशन में बाई नाउ की बटन है, उस पर क्लिक करो और कुछ ना हो, तो बाई नाउ पे क्लिक करने पे बाई वाला पेज खुलना चाहिए ना। अगर बाई नाउ पे क्लिक करो और क्या लिखा है, नथिंग हैपेंस, तो यही क्या है, बग है या डिफेक्ट है। एक्सपेक्टेड ये था कि खुलना चाहिए था बाई पेज, या बाई नाउ पे क्लिक करो और पेज खुल रहा है, मान लो पेज खुल रहा है प्रोडक्ट पेज, तो गलत खुल रहा है ना। yes, तो ये भी क्या है, डिफेक्ट। और एक चीज़ और बताए थे क्या,
वाई अर्ली टेस्टिंग, टेस्टिंग जितने जल्दी से जल्दी कर सको उतना एज सून एज बेटर। पॉसिबल। जब हम लोग को रिक्वायरमेंट मिलती है, हम लोग पढ़ते हैं ना टेस्ट केस लिखने के लिए, एक तरह से उसी समय हम लोग उसको क्या कर रहे होते हैं, टेस्ट भी कर रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं क्या लिखा है, DA गलत लिखा है कि क्या लिखा है, सही लिखा है। अर्ली टेस्टिंग मीन्स टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर एज सून एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके। भाई देखो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट नहीं बन जाता, ऐसा नहीं जमीन तीन हफ्ते बाद जमीन खोदे निकल गया। पहले रिक्वायरमेंट फेज में जाता है, फिर डिज़ाइन फेज में, फिर डेवलपमेंट फेज में, ऐसे होता है ना। अब एक समझदार आदमी, एक बेवकूफ़ आदमी बैठ के इंतज़ार करता रहता है, जब रिक्वायरमेंट कर लेंगे, डिज़ाइन कर लेंगे, डेवलप कर देंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट केस। एक समझदार आदमी जब रिक्वायरमेंट आती है उसी टाइम पे वो रिक्वायरमेंट को टेस्ट करना क्या कर देता है, मतलब वही है अर्ली टेस्टिंग। कि टेस्टिंग जल्दी से जल्दी शुरू करो, ये मत इंतजार करो जब बना के देगा तब टेस्टिंग करेंगे। रिक्वायरमेंट आ गई है ना, पहले रिक्वायरमेंट ही टेस्ट करके देखो रिक्वायरमेंट सही है कि गलत है। डिज़ाइन बन रही है ना, डिज़ाइन ही टेस्ट करके देखो डिज़ाइन सही है कि गलत। इसीलिए क्या है, अर्ली टेस्टिंग मीन्स टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर एज सून एज पॉसिबल इन दी SDLC, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सबसे पहला फेज क्या है, रिक्वायरमेंट फेज ना, वहीं से टेस्टिंग शुरू कर दो। टू फाइंड डिफेक्ट्स अर्ली, मतलब जल्दी डिफेक्ट। फिर लिखा है वाई इम्पॉर्टेंट, क्यों जरूरी है अर्ली टेस्टिंग, क्यों, ईजी टू फिक्स, जितने जल्दी गलती पता चलेगी उसको फिक्स करना क्या होगा। रिक्वायरमेंट में गलती मिल गई वहीं बता दिए, वहीं 4 अक्षर चेंज किए, हो गया ना। आगे वही डिफेक्ट मिलेगा तो डेवलप सबको अपना अपना माथा पच्ची करनी पड़ेगी ना। और क्या है, हाँ भाई टाइम बचता है, एक टाइम सेव मनी। और फिर क्या भाई, टाइम बचा तो पैसा बचा। यस सर। फिर इंजीनियर की कॉस्ट क्या है, टाइम ही तो है। अब यहाँ कुछ एग्जांपल दे। फाइंडिंग मिस्टेक व्हाइल बिल्डिंग हाउस इज इजियर देन आफ्टर फिनिशिंग। मकान बन रहा है उसी समय गलती पकड़ लिए तो सही है ना, अब बनवा के रंगा पुता के सब कर लिए, अब बता रहे हो कि अब समझ में आ रहा है ये गड़बड़ हो गया यार। तब अब तो बड़ी है ना, प्लास्टर, हाँ प्लास्टर, पेंट सब जाएगा कि नहीं जाएगा, तोड़ने का भी पैसा दोगे, जिस हिसाब से जोड़ रहे हो जोड़ने का भी पैसा दोगे कि नहीं दोगे। तो वही है ना, फाइंड देखो इतना बड़ा एग्जांपल दिया, फाइंडिंग मिस्टेक व्हाइल बिल्डिंग हाउस इज इजियर देन आफ्टर फिनिशिंग इट। मकान बना के अगर तब सही करने के बारे में मिस्टेक वो करोगे, फाइंड करोगे, तब उसको फिक्स करने में क्या होगी, पैसा लगेगा ज़्यादा, टाइम लगेगा ज़्यादा। अब जैसे तो वही है कि, और फिर क्या है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, ये भी पढ़ाया गया है। स्मोक टेस्टिंग इज अ क्विक टेस्टिंग प्रोसेस, बहुत टाइम नहीं लगता। To check whether the basic and critical functionalities of the application are working properly or not। क्या मुश्किल इंग्लिश है? नहीं ना, सिंपल तो है। सिंपल है ये कि भाई एक स्मोक टेस्टिंग बहुत 4-6 घंटा नहीं करते, 1 घंटे में, आधे घंटे में जो मेन हम बताए ना, मेन टेस्ट केस, उनको चला के देखते हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं। तो क्या लिखा है, स्मोक टेस्टिंग इज अ क्विक टेस्टिंग प्रोसेस टू चेक वेदर द बेसिक एंड क्रिटिकल। या एक वर्ड हम लोग और क्या लिखे थे, हाँ ये भी लिख सकते हैं, शायद भी इतना लिखें या ये लिख दें, वेदर मेन फंक्शनैलिटी बिजनेस फंक्शनलिटीज ऑफ द एप्लीकेशन आर वर्किंग प्रॉपरली आर नॉट। एग्जाम्पल जैसे दे रखा है कि एप्लीकेशन का ओपन होना, लॉगिन का क्या होना, काम करना, कार्ट का ओपन होना, यार ये तो मेन फंक्शनलिटी है। अगर फ्लिपकार्ट पे लॉगिन ही नहीं होगा तो सब कुछ होके क्या करेगा। इफ दिस, अब ये भी लिखा है, इफ दिस फेल नो नीड टू टेस्ट फर्दर। याद रखना, अगर हम लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं सबसे पहले कौन सी टेस्टिंग करते हैं, स्मोक टेस्टिंग। इसके बाद कुछ और करते हैं ना, मान लो स्मोक टेस्टिंग किए, वही डिफेक्ट मिल गया, अब हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं, कहेंगे भैया अब लेके जाओ, आँख के सामने से एकदम हट जाओ। हाँ बताओ, वही मेन बिजनेस फंक्शनलिटी नहीं चल रही है, अभी कोई टेस्टिंग नहीं, पहले जाओ इसको सही करो, यही टेस्ट करेंगे तब आगे हम कुछ काम करेंगे। तभी लिखा है इफ दीज फेल, अगर स्मोक टेस्टिंग में टेस्ट केस क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो नो नीड टू टेस्ट फर्दर। फर्दर मतलब बाद में या आगे, मतलब अब आगे टेस्ट करने की जरूरत नहीं। फंक्शनल टेस्टिंग, वही न्यू चेंजेस, जो नई चीज
चेंज होके आई हैं। फंक्शनल टेस्टिंग वेरीफाइज दैट ईच फीचर ऑफ द एप्लीकेशन या न्यू क्या फीचर ऑफ द एप्लीकेशन वर्क्स अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। जो नई चीज बन के आई है सब जैसी रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट मतलब अकॉर्डिंग मतलब भाई सब अंग्रेजी के वर्ड है, देखो ये बार बार दिखेंगे। अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार वो चीज बनी है या नहीं। अब थोड़ा जरूरत पड़े तो इसको गूगल ट्रांसलेटर पे भी डालो ना। नहीं सर, सही है एकदम। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे अब एक फंक्शनलिटी आई कि कूपन अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये टेस्ट करेंगे ना, जैसा रिक्वायरमेंट में लिखा है वही क्या है, फंक्शनल टेस्टिंग। और रीटेस्टिंग क्या है? रीटेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग अ स्पेसिफिक डिफेक्ट अगेन आफ्टर इट हैज बीन फिक्स्ड। मतलब जो डिफेक्ट फिक्स हो जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, स्पेसिफिक। वही है ना, रीटेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग इज स्पेसिफिक। और बहुत छोटे में अगर लिख दें, एक मिनट, सिंपली इतना भी लिख सकते हैं, या चलो टेस्टिंग अ डिफेक्ट आफ्टर फिक्स इज कॉल्ड रीटेस्टिंग। इतना ही बोलोगे चलेगा। टेस्टिंग अ डिफेक्ट आफ्टर फिक्स, मतलब फिक्स के बाद जब उसे टेस्ट करते हो तो वही क्या है, रीटेस्टिंग। वही कह रहा है जी, जैसे मान लो कोई बग है कि पेमेंट फेल हो रहा है तो डेवलपर क्या करेगा जी, फिक्स करेगा। तब टेस्टर उसे क्या करेगा, फिर से टेस्ट करेगा ना, सेम पेमेंट करेगा फिर से। तो वही क्या है, रीटेस्टिंग। रिग्रेशन बताया गया है, अंतिम में फिर से पूरा क्या करना, फिर से टेस्ट चेक करना है। देखो ये तो बड़ा लंबा क्या लिखा है भाई। रिग्रेशन टेस्टिंग इज अ टेस्टिंग प्रोसेस परफॉर्म्ड आफ्टर एनी चेंज इन दी सॉफ्टवेयर like new feature, bug fix or update to make sure that existing या old features of the application are still working properly and have not been negatively affected by the changes। बहुत टेढ़ी बड़ी बात लग रही है ना, ध्यान से देखो, बहुत कुछ नहीं लिखा इतनी बात है कि रिग्रेशन टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉफ्टवेयर में जो चेंज आता है, जैसे क्या कुछ नया बन के आया, कुछ बग फिक्स होके आया या कुछ अपडेट आया, उसके बाद हम फिर से एग्जिस्टिंग या ओल्ड ना जो पुरानी चीज़ें, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, उनको फिर से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये क्या करने के लिए, ये हाँ, एप्लीकेशन आर स्टिल वर्किंग करेक्टली एंड हैव नॉट बीन निगेटिवली अफेक्टेड बाय द चेंज। मतलब जो चेंज आया उसका कोई नकारात्मक या निगेटिव इफेक्ट दूसरी चीज़ों पे तो चलो इसकी भी एक नहीं होगा तो हम थोड़ी एक आसान से डिफिनीशन क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, व्हेन वी चेंज समथिंग वी चेक दैट नथिंग एल्स गॉट। देखो शॉर्ट में क्या लिखा कि जब सॉफ्टवेयर में डेवलपर कुछ बनाया उसकी वजह से, वही है ना, व्हेन वी चेंज समथिंग, जब हम कुछ क्या करते हैं, डेवलपर क्या करता है, कुछ चेंज करता है, वी चेक, तब हम चेक करते हैं दैट नथिंग एल्स गॉट ब्रोकन, कुछ और तो टूट नहीं गया, ये चीज़ बना रहा था दूसरी चीज़ क्या कर दिया, वो तोड़ दिया, खराब कर दिया। इसे कितनी साफ अंग्रेजी लिखी है, व्हेन वी चेंज समथिंग, यार ये लिख देते हैं व्हेन क्या, they have changed something we check that nothing else got broken। dev का मतलब डेवलपर, ठीक। वही, लेकिन बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी, 3 हफ्ता 2 हफ्ता, जहाँ एक स्प्रिंट बीती अगले स्प्रिंट में क्या होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए ये सोचो रिग्रेशन नहीं रहेगा तो भाई रहेगा। हाँ एकदम नया, तो नया मतलब क्या है, सोचो जहाँ हमको 2-2 4-4 साल वहाँ काम करना है, वहाँ एक स्प्रिंट की वैल्यू ही नहीं क्या, समझ रहे हो। तो इसलिए रिग्रेशन तो है, मान लो एकदम पहली बार पहुँचे तो नहीं है, एकदम आज ही प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, अभी रिग्रेशन नहीं, लेकिन 3-4 हफ्ता जाते जाते कुछ, हाँ 2-3 हफ्ते बाद जब कुछ नया आएगा तो यही जो पुराना, जो आज नया है वही कल क्या हो जाएगा, पुराना। जो आज नया है, आज जो फंक्शनल टेस्ट केस है, कल वही हो जाएगा क्या, रिग्रेशन टेस्ट केस, यही होगा ना। लिखा भाई क्या, वाई रिग्रेशन टेस्टिंग इज नीडेड, क्यों जरूरत है, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज कनेक्टेड लाइक अ वेब, मतलब जाला,
इतनी मकड़ी कितना बड़ा ज़्यादा, सब एक दूसरे से क्या रहता है, कनेक्ट रहते कहीं हैं। न कहीं कनेक्टेड रहता है। तो वही कह रहा है भाई, सॉफ्टवेयर ऐसे ही होते हैं, कहीं कुछ हिलाएगा एक जगह, हो सकता है दूसरी जगह क्या हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, इसीलिए फिर से पूरा टेस्ट करना पड़ता है। और रिग्रेशन टेस्टिंग, सैनिटी नहीं है, चलो सैनिटी भी ऐड करेंगे इसमें। अच्छा है, और क्या ये वो थोड़ा एग्जाम्पल दिया है उसी के बारे में कि जैसे कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करते हो, न्यू फीचर की टेस्टिंग करते हो, नहीं पहले क्या करते हो, स्मोक टेस्टिंग, फिर न्यू फीचर की टेस्टिंग, फिर क्या, रिग्रेशन, और अगर डिफेक्ट आए होंगे तो उनकी क्या करोगे, रीटेस्टिंग। और ये सब लिखा है। और फिर क्या है, सैनिटी टेस्टिंग इज ए क्विक चेक, एक मिनट गलत है, sanity testing is to verify that a specific functionality or small change is working correctly after a minor update or बग फिक्स। ना भाई, हाँ ये इसको भी क्या करते हैं, चेंज करें। और फिर क्या है भाई, सर्वर तो जानते ही हो, जो अमेरिका में रखा है, फलनवा रखा है, कहाँ अमेजन का है, तो उसी में जब डेवलपर पहले कोड डाल के जिस सर्वर पे डालता है उसी का नाम हम लोग रख देते हैं क्या, टेस्टिंग सर्वर। और बाद में जहाँ जिस सर्वर पे डालता है, जहाँ से पूरी दुनिया यूज़ करती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सर्वर या लाइव सर्वर। डेवलपर जब कोड लिखता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, तो सीधे दुनिया को नहीं दे देता, पहले किसको देता है, टेस्टर्स को। तो एक टेस्टिंग सर्वर होगा, उसके ऊपर डालेगा। तो वही लिखा है क्या, टेस्टिंग सर्वर क्या है भाई, भाई कितने भी टाइप के हो सकते हैं, वजह वैसे 3-4 होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 5 और 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। सर्वर का मतलब जैसे ये नहीं होता, जैसे ऐसे समझो, सर्वर का कंसेप्ट क्या है, जैसे अगर मान लो हमको शुद्ध पानी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक छन्नी लगाएं तो शुद्ध मिलेगा, लेकिन 2 लगा दे तो, और शुद्ध 3 लगा दे तो, और शुद्ध 4 लगा दे तो, और शुद्ध, यही होगा ना। जितने ज़्यादा क्या होंगे, फिल्टर्स होंगे, लेयर्स होंगे, उतना ही चीज़ क्या मिलेगी हमको, उतनी प्योर मिलेगी ना। सेम वही कंसेप्ट है सर्वर का, वही कोड है। डेवलपर लिख के पहले वहाँ डाला, वहाँ टेस्टिंग हुआ, जब वहाँ की गलतियाँ निकाल गई, फिर आगे डाला गया। अब सीधे अगर मान लो डाल दिया जाता, तो सीधे अगर डेवलपर कोड लिखता और डाल देता कहाँ, प्रोडक्शन सर्वर, पूरी दुनिया जिसको यूज़ कर रही है, अब वहाँ कुछ गड़बड़ी होगी तो पूरी दुनिया हिल जाएगी ना। इसीलिए सबसे पहले वो कोड लिखेगा, डालने के बाद उस सर्वर पे नहीं डालेगा जिसको दुनिया यूज़ करती है, उसका नाम होता है कि उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सर्वर। वो सबसे पहले कंपनी में और एक सर्वर होगा जिसका नाम क्या होगा, टेस्टिंग सर्वर। पहले कोड वहाँ डालेगा और अब टेस्टर लोगों से बोलेगा, और उसका यूआरएल देख लो कुछ ऐसा। अगर मान लो फ्लिपकार्ट कंपनी है ना, तो उसका डेव सर्वर का यूआरएल कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा रहेगा यूआरएल। तो टेस्टर ये यूआरएल खोलेगा, तो जो बनाए हैं उनको दिखाई देगा टेस्टर्स को, ये किसका यूआरएल है, टेस्टिंग सर्वर। तो पहले डेवलपर कोड डालेगा, बनाएगा ना, तो वहाँ डालेगा यार, फिर इसी पे ये लोग खूब कायदे से क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, सारी गलती डिफेक्ट ढूंढेंगे, डेवलपर फिक्स करेंगे, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन, सब कुछ करके जब अंतिम में इनको लगेगा सब कुछ अब क्या है, परफेक्ट हो गया है, तब उस कोड को डाला जाएगा कहाँ, प्रोडक्शन सर्वर पे, कि अब लो दुनिया वालों तुम लोग क्या करो, यूज करो, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा सर्वर कौन सा है, प्रोडक्शन सर्वर। प्रोडक्शन सर्वर इज द लाइव इन्वायरमेंट और टेस्टिंग सर्वर इज द टेस्टिंग इन्वायरमेंट वेयर रियल यूजर्स यूज दी एप्लीकेशन, जहाँ असली आदमी यूज करता है। और इसमें क्या लिखा है देखो, where testers test the application before releasing it to user। यूजर को रिलीज करने से पहले जहां टेस्टिंग होती है जिस सर्वर पे, उसी को बोलते हैं क्या, टेस्टिंग सर्वर। और फिर इसके बाद क्या है, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स है, क्या है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस थी, और क्लास पार्टीशनिंग है, डिसीजन टेबल है, स्टेट ट्रांजिशन है, एरर केसिंग।
तो चलो ये अब आप लोग खुद देखिएगा, ठीक है। ये एक बार ये जो है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट रुक जाए, इसको थोड़ा सा नहीं होता है तो हम आज और सही कर देते हैं। और अगर चाहो तो इसका फिर हम प्रिंटर ले आके रख देंगे, पड़ा है मेरे पास, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लो तुम, ठीक है। तो इतना अब रेडी है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब ये बताओ लैपटॉप किसके किसके पास नहीं है? तुम्हारे पास और तुम्हारे पास नहीं है, 2 और तुम्हारे पास नहीं है, 3 तुम्हारे पास नहीं है, 4 तुम्हारे पास नहीं है, 5 और 6 7 8 9 10 9-10 लोगों के पास नहीं है। लेकिन एक काम करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी अब काम करते हैं, अब धीरे धीरे करके प्रोग्रामिंग भी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में चलो अभी, लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखो सब लोग, इसको एक आध हफ्ते के अंदर मैक्स टू मैक्स क्या करो, जिनके पास नहीं है वो अरेंज करो, ठीक है। एक आध हफ्ते के अंदर उसे अरेंज करो। और अब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रामिंग भी, मैनुअल टेस्टिंग के साथ प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बेसिक समझते हैं कि किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। अगर हमें कोडिंग करनी हो तो कैसे कोडिंग करते हैं, क्या होती है कोडिंग, कोडिंग से फ़र्क क्या पड़ता है, क्या क्या होता हुआ दिखता है। तो चलो कल से फिर ये देखते हैं, ठीक है। आज इतने रखते हैं, और ये नोट्स